अब इमेजिन करो तुम लोग अपने सीए से या फिर लॉयर से बात कर रहे हो कि भाई साहब ऐसी कुछ तरकीब निकालो कि टैक्स कम देना पड़े, और मैं तो क्या कहता हूँ कि यहाँ टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, देते ही नहीं है। अब तुम लोग मस्ती अपनी सीए से बातें कर रहे हो, अब ये बातें हो जाती है लीक। अब अगले दिन तुम लोग ये सोचे हो कि बातें लीक कैसे होगी, और जब तक तुम लोग ये सोचोगे पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि भाई साहब आप ना है टैक्स की चोरी करने की कोशिश कर रहे थे और अब आपको धर लिया जाएगा। अब तुम लोग कहोगे कि यार ऐसा थोड़ी होता है, पर ऐसा ही होता है। 2016 से 2021 के बीच में 3 बड़े पेपर लीक्स हुए थे जिसके अंदर मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए थे, और उसमें पता चला कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं किस तरीके से टैक्स की चोरी करते हैं और ज्यादा पैसा बनाते हैं। यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर का नाम भी इस पेपर में शामिल था। और नहीं रुक जाओ, गाली देने से पहले पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद दे लेना आराम से, ठीक है। तो आज की वीडियो में 3 बड़े पेपर लीक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, पनामा पेपर्स, पेंडोरास पेपर, पैराडाइज पेपर, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक जो इंसान है वो टैक्स की चोरी करता क्यों है, क्या जरूरत है। और वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, वैसे तो व्यूज नहीं आते, और जब आते हैं तब कोई सब्सक्राइब नहीं करता, तो कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। तो पहले हम पेपर लीक से शुरुआत करते हैं, ये देखते हैं कि इनमें चीजें लीक क्या हुई थी और फिर लोग इस तरह की हरकतें करते क्यों हैं वो जानेंगे। तो 2016 में एक बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ था जिसे पनामा पेपर लीक्स के नाम से जाना जाता है। अब ये जो पेपर लीक है वो एक एनोनिमस बंदे ने टिप किया था ICIJ को, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। जैसे नाम से पता चल गया होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जर्नलिस्ट के लिए। किसी एनोनिमस बंदे ने एक जर्मन न्यूज़पेपर को, जिसका नाम ये रहा, अब मैं इसे पढ़ नहीं रहा बिकॉज मैं इसे प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा। अब उस बंदे ने 2.6 टेराबाइट्स का डेटा भेजा था इस जर्मन न्यूज़पेपर को, और इस जर्मन न्यूज़पेपर ने ICIJ की मदद ली थी इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करने में और देखने में कि भाई सब लीक क्या हुआ है। शायद से 300 जर्नलिस्ट के आसपास की कोई टीम बनी थी। इन लोगों ने 1 साल लिया था इस सारे पेपर को ऑर्गेनाइज करने का और ढूंढने का कि इसमें चीजें क्या क्या मिली हैं। और इन पेपर के द्वारा ये पता चला कि एक फर्म है जिसका नाम मोन्सेक फोन्सेका है, अगर मैंने नाम गलत नहीं लिया हो। ये अपने आप को लॉ फर्म बताते हैं और कहते हैं कि हम कंपनीज की बिजनेस डील करवाने में मदद करते हैं, बट असल में ये फर्म क्या करती थी, ये पनामा के अंदर शेल कंपनीज ओपन करवा देती थी किसी रैंडम इंसान के नाम पे। ये काम बड़े बड़े लोग इनकी फर्म के द्वारा करवाते थे ताकि वो अपना टैक्स बचा सकें। वो ये लोग कैसे करते थे उसके ऊपर थोड़ी देर में आएंगे। बट इस पेपर लीक के अंदर 11.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम भी थे, पुतिन, शी जिनपिंग वगैरह के, काफी सारे सेलिब्रिटीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे। दूसरा पैराडाइज पेपर लीक्स, ये भी सेम कहानी थी, लेकिन इस पेपर में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के नाम भी सामने आए थे। इसके अंदर प्रिंस चार्ल्स का नाम था जो कि अब किंग चार्ल्स हो गए हैं। एलिजाबेथ सेकंड का नाम था। मतलब एक देश का राजा अपने ही देश में पैसे नहीं रख रहा है। इनका कहना कि सरकार टैक्स काट लेगी, दूसरी जगह रखते हैं, सेफ तो रहेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया का नाम था। बाकी यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स का नाम था विल्बुर रॉस। और एक बात ध्यान करने वाली ये भी है कि जब जो पहला पेपर लीक हुआ था पनामा पेपर लीक्स, उसके अंदर दुनिया भर के लोगों के नाम थे लेकिन यूएस के बहुत ज्यादा नाम नहीं थे। तो मतलब क्या यूएस के लोग कुछ बहुत ज्यादा सच्चे हैं, टैक्स की चोरी नहीं करते? अब ऐसा तो है नहीं, पर क्या कर सकते हैं। पर ये कुछ सोचने वाली बात है कि यूएस के बहुत ज्यादा नाम पनामा पेपर्स में नहीं थे। तो हो सकता है जब इन्वेस्टिगेशन चली इस पेपर्स की तो उनके नाम वहां से हटा दिए हो। आई मीन इट इज पॉसिबल, इट इज यूएस, यू नो। ये जो दोनों पेपर लीक्स थे ये सेम जर्मन न्यूज़पेपर ने ही पब्लिश करे थे, तो वो भी देखने वाली चीज है कि इनकी क्रेडिबिलिटी कैसी है। बाकी तीसरा और दुनिया का सबसे बड़ा पेपर लीक पेंडोरा पेपर लीक हुआ था जिसके अंदर 2.94 टेराबाइट्स का डेटा लीक हुआ था। 12 मिलियन डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे। दुनिया भर के 35 वर्ल्ड लीडर्स का नाम इसके अंदर शामिल था। 400 से ज्यादा पब्लिक ऑफिशियल्स का नाम इसमें शामिल था। 130 से ज्यादा बिलियनियर्स का नाम इसमें शामिल था। 330 से ज्यादा पॉलिटिशियंस का नाम, सेलिब्रिटीज का नाम, रिलीजियस फिगर्स का नाम, रॉयल फैमिलीज का नाम भी शामिल था, जो कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। ये पेपर लीक इतिहास का सबसे बड़ा पेपर लीक था। इसके अंदर बहुत सारे नाम शामिल थे। सचिन तेंदुलकर का नाम भी इसमें शामिल था। अब अगर मैं इसमें से कुछ फेमस नाम तुम लोगों को बताऊं तो फॉर्मर ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर का नाम था। जेलेंस्की का नाम था। जेलेंस्की आजकल बहुत ही सच्चाई की मूर्त बनते फिरते हैं, उनका नाम भी इस पेंडोरा पेपर में शामिल था। अब ये भी एक काफी करप्ट इंसान है। हालांकि पुतिन का नाम भी इसमें शामिल था। वो लीडर बहुत अच्छे हो सकते हैं बट सबको ये बात पता है कि पुतिन एक बहुत ही ज्यादा करप्ट इंसान है। इमरान खान का नाम था। शी जिनपिंग का नाम था। पाकिस्तान के बहुत सारे मिलिट्री जनरल्स का नाम इसमें शामिल था। अमिताभ बच्चन का, अजय देवगन का, ऐश्वर्या राय का नाम शामिल था। उनसे पूछताछ भी हुई थी शायद CBI में। तो अनिल अंबानी, जैकी श्रॉफ, सचिन तेंदुलकर का नाम। अब रुक जाओ, मुझे पता है तुम्हारे हाथ ऑटोमेटिकली कमेंट सेक्शन में चले गए हैं, इस वक्त तुम गालियां लिख रहे हो, बट एक मिनट रुक जाओ। अब तुम्हें एक बात पहले ये समझ लेनी चाहिए कि जिन जिन लोग भी मैंने इसमें नाम लिए हैं, जिनका नाम पेंडोरा पेपर्स के अंदर लीक हुआ था, जरूरी नहीं है कि हर एक वो इंसान क्रिमिनल हो, बिकॉज ये वो सारे नाम है जिन्होंने किसी न किसी तरीके से अपना जो टैक्स है वो बचाया है। अब जो टैक्स है वो लीगली भी बचाया जा सकता है, इसलिए जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स या फिर लोग होते हैं वो काफी अच्छा खासा अमाउंट सीए या फिर लॉयर्स को देते हैं ताकि वो जो करंट सिस्टम है हमारा उसके अंदर लूपहोल्स ढूंढ सके
सके और उसके थ्रू टैक्स बचाया जा सके, और ये चीज कम्प्लीटली लीगल है। तो जरूरी नहीं है जिन भी लोगों के मैंने इसमें नाम लिए हैं वो सबके सभी क्रिमिनल्स हैं, वो सबके सभी किसी बहुत ही गलत तरीके से टैक्स बचा रहे हैं, पर हाँ इसमें काफी सारे नाम ऐसे हैं जो गलत तरीके से टैक्स बचा रहे हैं। तो ये चीज एक चीज ध्यान में रख के चलना। अब तो पहली चीज तो देखते हैं कि ये लोग टैक्स बचा कैसे रहे हैं, और दूसरी चीज देखेंगे कि ये लोग टैक्स बचा क्यों रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। बिकॉज अगर टैक्स सरकार के पास जाएगा तो सरकार उसे देश में इन्वेस्ट कर पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा और बहुत सारी चीजें हो सकेंगी। तो आखिर ये लोग टैक्स देना क्यों नहीं चाहते, तो वो आगे जानते हैं। पहले ये लोग टैक्स बचा कैसे रहे हैं। वैसे तो तरीके कई हैं टैक्स बचाने के, लेकिन इस पर्टिकुलर पेपर लीक के अंदर जिस तरीके का मेंशन हुआ है मैं वो बता देता हूँ। जो लोग हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाके सेल कंपनीज खोल लेते हैं। सेल कंपनीज मतलब एक खोखली कंपनी होती है, वो कंपनी बस पेपर में होती है, ये लिखा रहता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, स्टील कंपनी है वगैरह वगैरह, बट एक्चुअल में वो कंपनी कोई काम नहीं करती। बस एक छोटा सा रूम होता है, कोई आदमी बैठा होता है, एक टेलीफोन वगैरह होता है, और कई बार तो वो छोटा सा रूम भी नहीं होता है, ढूंढने को जाओ तो कंपनी मिलती नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तो लोग या फिर जो फर्म्स हैं वो इस तरह की कंपनीज खोलती हैं टैक्स हेवन वाली कंट्रीज में। ये यूजुअली थोड़ी छोटी कंट्रीज होती हैं जहां पर तुम्हें टैक्स बहुत ज्यादा कम देना पड़ता है या फिर देना ही नहीं पड़ता, जीरो टैक्स होता है। तुम जितने भी पैसे कमाओगे वो तुम अपने पास रख सकते हो। अगर इन कंट्रीज के कुछ एग्जांपल देखें तो शुरुआत में जो पनामा पेपर था, पनामा एक कंट्री है, उसके बाद जो पैराडाइज पेपर लीक हुआ था उसके अंदर जो शेल कंपनीज खोली जा रही थी वो बरमुडा में खोली जा रही थी। फिर एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड भी एक सेल कंपनी खोलने की एक अच्छी डेस्टिनेशन है। कुछ लोग स्विट्जरलैंड और दुबई जैसी कंट्रीज को बीच में शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके की बेसिकली छोटी कंट्रीज होती हैं या फिर जिन कंट्रीज पे बहुत ज्यादा इनकम का सोर्स नहीं होता, वो अलाउ करती हैं जीरो टैक्सेस के लिए या फिर कम टैक्सेस के लिए। अगर मैं एक एग्जांपल देके बताऊं कि ये काम होता कैसे है, तो मान लो कि हम और तुम एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है। अब मैंने तुमसे कुछ चीज खरीदी या फिर तुमने मेरे से कोई सर्विस ली, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे 10 करोड़ रुपए दो, ठीक है भाई, मेरे 10 करोड़ रुपए बने हैं, तुम्हें देना पड़ेगा। तो अब तुम अगर मुझे 10 करोड़ रुपए ऐसे ही सीधे सीधे दे दोगे तो मुझे उसके ऊपर काफी ज्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा, सरकार काफी ज्यादा उसमें टैक्स काट लेगी मेरा। तब या तो ये होगा कि मुझे जितना सरकार को टैक्स देना है मैं उतने ही जो है रेट तुमसे बढ़ा के लूंगा। फिर अगर बढ़ा के लोगे तो टैक्स उसमें भी कट जाएगा ना। अभी तुम लोग मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना। या फिर बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं तुमसे कैश ले लूंगा। अब जो 10 करोड़ कैश होता है, खासकर आज की तारीख में जहाँ पर 2000 के नोट बैन है और सिर्फ 500 रुपए के नोट्स चल रहे हैं, वहां पे इतना सारा कैश इकट्ठा करना कुछ समझदारी वाली बात है नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ टैक्स हेवन कंट्री में अपनी एक कंपनी स्टैब्लिश कर लेंगे जो कि ऑन पेपर होगी, नाम की कंपनी होगी। अब उस कंपनी का अकाउंट भी होगा। अब तुम मुझे डायरेक्टली पैसे देने के अलावा तुम सीधा उस कंपनी में पैसे दे सकते हो, क्योंकि वो कंपनी एक ऐसी कंट्री के अंदर है जहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा कम है या फिर है ही नहीं, तो मुझे उन पैसों पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इस तरह मेरे टैक्स बच गया। मैं बिजनेस इंडिया में कर रहा हूँ, मैं अपना सप्लाई वगैरह सब इंडिया में हो रहा है मेरा, लेकिन मैं इंडिया में टैक्स नहीं दे रहा हूँ इस रूट के द्वारा। और जो पैसा वहां पर आया है उसे मैं लेटरली कभी भी यूज कर सकता हूँ किसी भी चीज में, और इसी चीज को टैक्स की चोरी कहते हैं। काफी सारे सेलिब्रिटीज पकड़े गए हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह पकड़े गए हैं, नेता भी पकड़े गए हैं इस तरह के काम करते हुए। पेंडोरा पेपर्स के बाद भी और वैसे भी ईडी की रेड्स लगती रहती हैं, तो वहां भी काफी लोग पकड़े जाते हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि ये चीजें होती किस तरीके से हैं, पर ये जान लेते हैं कि लोग ऐसा करते क्यों है। अगर तुम्हारा बिजनेस इंडिया में है, तुम्हारी सारी कमाई वगैरह यहाँ पर हो रही है और टैक्स तुम लोग दे नहीं रहे हो, बट उसके लिए भी एक रीजन है। सपोज करो तुम एक बड़े बिजनेसमैन हो और तुम लोग 100 करोड़ कमाते हो साल भर का, ठीक है, बहुत होते हैं पता है, बट सपोज करो तुम लोग 100 करोड़ कमाते हो। अब अगर तुम साल भर में 100 करोड़ कमा रहे हो तो तुम्हें 45 करोड़ उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। अब तुमने मेहनत तो 100 करोड़ की करी है, तुम लोग काफी टाइम से मेहनत करते आ रहे हो या फिर जनरेशनल वेल्थ है, कुछ भी हो सकता है। तुम लोगों ने 100 करोड़ की मेहनत करी है, लेकिन सरकार उन पैसों पे टैक्स ही इतना ज्यादा लगा देगी कि 45% तो सरकार ले गई, बचा 55 करोड़। 55 करोड़ भी बहुत होता है, लेकिन फिर भी तुमने जितनी ज्यादा मेहनत करी है तुम्हें उतना फल नहीं मिलेगा उस चीज का। ऑलमोस्ट आधा पैसा तो सरकार ले जाती है टैक्सेस में। इसीलिए इंसान सोचता है कि भाई साहब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने पैसे कमा रहा हूँ, तो मैं सरकार को टैक्स क्यों दूं। और बात ये भी है कि एक बार को लोग देश की तरक्की के लिए टैक्स दे भी देते हैं, लेकिन अगर टैक्स ही इतना ज्यादा होगा तो कोई भी इंसान 2-3 बार सोचेगा टैक्स देने से पहले। इसलिए तुमने देखा हो जो बहुत सारे लोग हैं वो इंडिया छोड़ के चले जाते हैं दूसरे देशों में जहाँ पर टैक्सेस कम है। दुबई वगैरह एक बहुत ही ज्यादा हॉट डेस्टिनेशन बन चुकी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ये लोग बिजनेस वगैरह इंडिया में करते हैं, फिर कई बार इंटरनेशनल करते हैं, लेकिन इनका जो सेटअप वगैरह होता है वो सब दुबई में होता है, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा पैसा है वो इन्हीं के पास आए और सरकार इतना ज्यादा ना ले ले। तो अगर हमें इन जैसे लोगों को जाने से रोकना है तो हमें जो अपने टैक्सेस हैं उसके ऊपर सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखो मैं ये भी समझता हूँ कि सरकार को टैक्सेस की जरूरत है। हमारा देश इस वक्त डेवलप हो रहा है, इसीलिए हमें टैक्सेस की जरूरत है अभी भी। जितना ज्यादा सरकार को टैक्स मिलेगा उतनी अच्छी डेवलपमेंट होगी हमारे देश की। पर फिर हमें उन
लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो इस देश में रहते हैं, जो एक्चुअल में पैसा जनरेट कर रहे हैं। अगर हम उससे इतना ज्यादा पैसा ले लेंगे तो फिर भला वो क्यों रहेंगे इस देश में? वो बिजनेस भले ही अपने इस देश में करते रहे, लेकिन वो रहने तो दूसरे देश में जा सकते। तो हमें जो हमारे टैक्सेस है उसके अंदर सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर हम अपने जो टैक्स हैं वो धीरे धीरे गिराते गिराते अगर 15% पे भी फिक्स कर देते हैं तो भी मुझे लगता है कि जो बहुत सारे लोग हैं वो देश की तरक्की के लिए इतना जो टैक्स है वो देने को तैयार हो जाएंगे। अगर तुम उनकी कमाई का 45% ले लोगे तो शायद वो नहीं देंगे, और अगर तुम उनसे 10-15% लोगे तो हो सकता है वो इस टैक्स को दे दें। बिकॉज इन दी एंड नुकसान तो हमारे देश का ही हो रहा है। जो पैसा है वो दूसरे देश में जाएगा, हमारी कंट्री में उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो जो हमारी ग्रोथ है वो भी धीरे होगी। तो किसी भी लिहाज से हमारे लिए तो सही चीज नहीं है। अब हम उन कंट्रीज से भी ये नहीं कह सकते कि जो अपने 0 टैक्सेस हैं या फिर जो कम टैक्सेस हैं इनको बढ़ाओ, क्योंकि इन कंट्रीज के पास भी बहुत ज्यादा इनकम सोर्सेज नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। भले ये लोग उनसे टैक्स नहीं ले रहे, लेकिन वो कुछ प्रॉपर्टी करेंगे, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकी ग्रोथ होगी, तो उन कंट्रीज को भी तो हम रोक नहीं सकते। तो होशियारी वाली चीज तो यही होगी कि धीरे धीरे टैक्सेस को कम करा जाए। एटलीस्ट इतना कर दिया जाए कि सरकार का भी रेवेन्यू जनरेट होता रहे और एक जो इंसान है उसको भी इतना ना लगे कि भाई साहब मेरी आधी कमाई तो तुम ही लोग ले जा रहे हो। अब किसी में दिमाग होगा तो ये करे, पर अगर तुम्हारे लीडर में दिमाग नहीं हुआ तो वो क्या करेगा? रिसेंटली तुम्हें पता होगा इंडिया कनाडा के रिश्ते किस तरह बेकार हो गए थे, और अभी भी बेकार चल ही रहे हैं, उसके अंदर कुछ सुधार हुआ नहीं है। तो इससे ही पता चलता है जो एक बेवकूफ लीडर होता है दो देशों के बीच की जो संबंध है उसे कितना ज्यादा बिगाड़ सकता है। तो अगर तुम्हें भी ये स्टुपिडिटी एट पीक वाली चीज देखनी है तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक अच्छा सा कमेंट भेज दो।